हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सबका स्वागत है हमारे एडुस इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज देखने वाले हैं हम ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है। गैस अवस्था सॉल्यूशन ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं ठोस अवस्था का। बच्चों, ठोस अवस्था 12th क्लास का एक चैप्टर है, 12th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर में, जिसमें काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बने होते हैं। हमने भी यहाँ पर डायग्राम का यूज़ किया है, अभी देखेंगे हम कि कौन कौन से चित्र दिखाई देते हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था को जैसे हमने सबसे पहले पन्ने इसके खोले तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा बच्चों क्या, दो प्रकार के ठोस दिखाई देते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और एक होता है क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सिंपल से इसका पहले से मेरे इसको चित्र बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ना हो, बस आप इसको देखकर यहाँ पर समझ जाए। भाई क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इनमें जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से पहली लाइन है, उसके ऊपर दूसरी लाइन, उसके ऊपर तीसरी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अनियमित ज्यामिति यानी यहाँ पर जो अणु परमाणु होंगे वो किसी भी प्रकार से रेंडमनेस यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आगे चलें बच्चों, यहाँ पर और भी अंतर आपके पास में, जैसे हम अंतर की बात करें, जब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो बच्चों इनकी जो गलन की ऊष्मा है वो निश्चित होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं, उसके पहले 1 डिग्री भी यदि कम रहा तो ये कभी भी वो पिघलेंगे नहीं, मेल्ट कभी भी नहीं होंगे। जबकि यदि हम यहाँ पर देखें, गलन की ऊष्मा इनकी अनिश्चित होती है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प पॉइंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह को, पॉलीथीन की हम जलाते हैं तो वो जलते ही पिघलने लग जाती है और पिघलती रहती है, पिघलती रहती है, पिघलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके शार्प पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। हाँ, एनआइसोटोपिक नेचर, इन्हें ये क्या होता है बच्चों, असमदेशिक होते हैं, मैंने इनके निर्देशात्मक यहाँ पर गुण नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पर आइसोटोपिक मतलब समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखते भी हम कि क्या होती है नेचर इनकी। आगे चले, ये सत्य ठोस होते हैं, ये एकदम रियल ठोस होते हैं, जिनमें व्यवस्थित होते हैं कण, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, एक आभासी ठोस होते हैं जो ठोस के गुणों को प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो नहीं करते, है ना। इसके एग्जाम्पल है जैसे लवण, कोई भी NaCl, कोई भी धातु, कोई भी डायमंड। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि यहाँ पर मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मुख्य रूप से था कौन, क्रिस्टलीय ठोस था, है ना। क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर मिलता है मुझे कौन सा, आणविक ठोस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आणविक ठोस यानी अणु से बनने वाले ठोस, ये हो सकते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित ठोस यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। अध्रुवीय ठोस का मीनिंग क्या हुआ कि इनके जो कण होंगे वो अणु होंगे, ठीक है, आणविक कण इस में मिलेंगे, इनके मध्य आकर्षण बल होगा, कौन सा, दुर्बल वांडवाल आकर्षण बल, जिसे हम लंदन बल के नाम से भी आते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल भी कह सकते हैं, है ना। आणविक ठोस क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर आणविक ठोस नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। आगे देखिए हम कुचालक भी होते हैं, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आदि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये अणुओं से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखेंगे, इतना पॉइंट भी याद रख लें आपने कि अणु से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि इनके मध्य कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, कौन सा होता है, सबसे वीक दुर्बल वांडवाल बंध हमें इनके मध्य में मिलता है, ओके। यदि हम दूसरी बात करें ध्रुवीय प्रकार के ठोस की हम बात करते हैं, तो इनमें भी अणु होते हैं, लेकिन अणु किस प्रकार के होंगे, ध्रुवीय प्रकार के होंगे, और ध्रुवीय अणु के अंदर आकर्षण बल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर द्विध्रुव प्रकार का हमें मिलेगा। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कुचालक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का लो होता है, HCl, Ac2 इनके एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। HCl, Ac2 इसके एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन बंधित ठोस देखते हैं यहाँ पर हम, अणु, हाइड्रोजन बंधित ठोस की बात करें, यहाँ पर इनके अंदर हमें अणु मिलते हैं, और अणु के मध्य यहाँ पर जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर दुर्बल हाइड्रोजन बंध हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध है थोड़ा प्रबल बंध है इन दोनों की तुलना में, तो थोड़ा कठोर होते हैं, ये कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में यदि इनको गलाते हैं या विलीन बनाते हैं तो ये सुचालन भी करने लगते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है, जैसे वाटर, आइस वगैरह इसके एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो अपने पास में कौन सा, ये वो अपने पास में आणविक ठोस। दूसरे नंबर पर आते हैं आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस बच्चों कौन सा है, नंबर 1 पर आते हैं। इनके जो कण हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आयन मिलते हैं। उन आयनों के मध्य जो धनायन है, ऋणायन है, उनके मध्य हमें क्या मिलेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक अवस्था भी आयनिक प्रकृति के हैं तो कठोर तो होंगे सी, भंगुर प्रकृति के भी होते हैं,
भंगुर प्रकृति का मीनिंग क्या हुआ? भंगुर प्रकृति का मीनिंग हुआ कि यदि मैं इनके ऊपर बाह्य बल लगाता हूँ तो ये बिखर जाते हैं। जैसे आपने नमक देखा होगा, ये नमक को हम हथौड़े से तोड़ते हैं तो वो बिखर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम भंगुर प्रवृत्ति कहते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये नॉर्मल अवस्था में कुचालक रहेंगे, है ना, कुचालक रहेंगे। कल लिखना भूल गए हम, यहाँ पर कल लिखते हैं कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में या विलीन की अवस्था में चालन कर सकते हैं। पानी मिलाओगे, गलाओगे तो उसमें विद्युत धारा बहेगी। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है बच्चों? हाई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास में NaCl, MgO आदि, इसका एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर है। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ कौन मिलने वाला? हमें धातु मिलेंगे। और धातु के मध्य कौन सा बंध बनता है? धात्विक बंध बनता है। धात्विक बंध बनेगा तो कठोर है। और ये जो धातु होते हैं उनको हम खींच सकते हैं, तन्य होते हैं, इनके हम तार बना सकते हैं। सुचालक होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का भी क्या होता है बच्चों? पर हमें हाई प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये वो अपने पास में आयनिक ठोस के प्रकार और यहाँ पर धात्विक ठोस के लक्षण हमें यहाँ पर देखे। और फोर्थ नंबर पर आता है बच्चों कौन सा? सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर परमाणु होंगे, मुख्य रूप से यहाँ पर हमें मिलते हैं क्या? यहाँ पर अकार्बनिक परमाणु हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो बंध होगा परमाणु के मध्य वो कौन सा होगा? यहाँ पर सहसंयोजक बंध हमें मिलता है। भौतिक अवस्था की बात करें तो भाई क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था मिलेगी हमें। ये सुचालक होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट हुआ। कुछ कुचालक भी होते हैं जैसे हीरा हुआ। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो हाई होता है। ग्रेफाइट का भी हाई है और हीरे का तो आप जानते हैं काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बंध के प्रवृत्ति के आधार पर हमने यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस को 3-4 भागों में बांट दिया था, राइट। आगे चलें। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि आइसोट्रोपिक क्या होता है? समदैशिक। और एनिसोट्रोपिक क्या होता है? विषमदैशिक की बात करें यहाँ पर। आइसोट्रोपिक का मीनिंग हुआ कि ये अक्रिस्टलीय ठोसों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने देखा था अक्रिस्टलीय ठोस वो शो करते हैं कौन सा? आइसोट्रोपिक नेचर वहाँ पर वो शो करते हैं। ठोस की किसी भी दिशा में गुणधर्म समान हमें दिखाई देते हैं। यदि हम यहाँ पर ठोस के कणों को देखें तो हम किसी भी दिशा से यदि उनको देखते हैं तो वहाँ पर मुझे रेंडमनेस सब तरफ समान दिखाई देती है। अतः वहाँ पर जो गुण होंगे क्रिस्टल के संरचना के आधार पर वो हमें यहाँ पर सेम दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम इनकी बात करें, किनकी? एनिसोट्रोपिक की, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अलग अलग एक्सिस पर, अलग अलग अक्ष पर हमें गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आयन बना रखे हैं, क्रॉस, मतलब ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे हमने इस प्रकार से आयन बनाया। मैं यदि इसको ऐसे देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस टाइप से व्यवस्था मिल रही है आपको? यहाँ मिल रही है मुझे पहले क्रॉस, फिर यहाँ पर पॉइंट, क्रॉस पॉइंट हमें ऐसे मिल रही है। तो यहाँ पर जो गुण आएंगे वो उसके अनुसार आएंगे। यदि मैं इस एक्सिस को देखता हूँ तो आप देखिए इस एक्सिस पे क्या होता है? सारे के सारे क्रॉस हमें मिल रहे हैं। यदि मैं इस एक्सिस पे देखता हूँ तो यहाँ पर सारे पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहने का मीनिंग हुआ कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण यहाँ पर अपने आयनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं क्या बच्चों? हम एनिसोट्रोपिक नेचर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आगे चलें। ठोस अवस्था के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। देखिए चित्र भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं भाई, ठोस कोई भी होगा, जब ठोस के चैप्टर को हम प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर कुछ शब्दावली हमें काम में लेनी होगी। शब्दावली में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप क्रिस्टलीय जालक, सबसे पहले देखते हैं हम क्रिस्टलीय जालक। तो क्रिस्टलीय जालक होता क्या है? जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया कि ये क्रिस्टल है, इसमें धातु है या आयन है, जो भी आप मान के चलें, ठीक है, वो आपके पास धातु है, आयन है, वो एक निश्चित ज्यामिति में यहाँ पे क्या हो रहे हैं? व्यवस्थित हो रहे हैं। और इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? एक जाल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इसको हम जाल बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे यहाँ पर क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिविम संरचना होती है, नियमित रूप से ज्यामिति होती है, एक के बाद हमें वही पैटर्न मिलता है ना। और 3D में ये व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर जालक के नाम देते हैं। मतलब जालक का मीनिंग क्या हुआ? जाल, ठीक है। आयनों का, अणु का, किसी चीज का, परमाणु का, इनका जाल कहलाता है बच्चों, क्या? जालक कहलाता है। लक्षण की बात करें, लक्षण हम यहाँ पे देखते हैं। क्रिस्टल पॉइंट जालक में उपस्थित है प्रत्येक कण। क्रिस्टल पॉइंट में क्या है? जालक में उपस्थित प्रत्येक कण को बोलते हैं हम। क्रिस्टल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई पूरा ये जालक अपने पास में है, मैं इसमें से कोई भी कण लेता हूँ, माना कि हमने ये कण को उठाया, इसे बोलेंगे हम क्या? क्रिस्टल पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये जालक के कण हैं, ये कण हो सकते हैं कि ये आपके पास में परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक जालक कण जालक के घटक को व्यक्त करता है। वो ये बताता है कि भाई ये किस चीज से बना हुआ है, अणु से, परमाणु से, आयन से बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े हम यहाँ पर। जालक बिंदु परस्पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जितने भी बिंदु हैं यहाँ पर सब परस्पर यहाँ पर जुड़े हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सा चित्र के द्वारा इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करी है, ओके। अब आगे बढ़े बच्चों यहाँ पर। इसके बाद में क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ लिया।
कि भाई जालक क्या होते हैं, जालक में यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट होगा और लेटेस्ट पॉइंट मिलकर बहुत सारे क्या करेंगे, एक जाल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ जालक, क्रिस्टल जालक के बारे में हमने देखा। आगे चलते हैं बच्चों, यूनिट सेल, इकाई कोशिका। भाई इकाई कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे आपने देखा कि आप यहाँ पर एक छोटा सा चित्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ईंटें बनाई है ना, ईंटों से हम दीवार बना रहे हैं, चुनाई कर रहे हैं यहाँ पर ईंटों की, और यहाँ पर हमने क्या किया, ईंटों से हमने एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण कर दिया, मान लेते हैं ना। अब देखिए इस यहाँ पर जो हमने ईंटें बना रखी है वो क्या है, वो यहाँ पर एक यूनिट सेल का काम कर रही है, और ये जो पूरी दीवार है वो क्या है, एक क्रिस्टल जालक का काम कर रही है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पर इनके क्रिस्टल के जो कण हैं जिसको हम लेटेस्ट पॉइंट बोलते हैं वो यहाँ पर हों। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रत्येक ईंट के पास हम यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाते जा रहे हैं, और यदि मैं यहाँ से किसी एक इकाई को बाहर निकालूँ, मैं बाहर निकालूँ तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकाला हमने, और बाहर निकाल के देखा कि एक ये जो ईंट है जिसके कोनों पे 4 पॉइंट हमने बना रखे हैं, ये इस पूरे क्रिस्टल की एक इकाई यहाँ पर कहलाती है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो इकाई है वो क्या करती है, वो ये इकाई पूरे क्रिस्टल का यहाँ पर निर्माण करती है, और यदि मुझे एक इकाई की इन्फॉर्मेशन याद है, उसके बारे में मुझे पता है, तो मैं पूरे के पूरे क्रिस्टल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, ये परिभाषा पूछेगा नहीं, पर ध्यान रखना है कि इस टाइप से यहाँ पर एक इकाई कोशिका होती है अपने पास में। तो हमने लिखा जालक में ऐसी यूनिट जिसकी पुनरावृत्ति सभी दिशाओं में होती है, उसे हम यूनिट सेल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यूनिट सेल के बारे में बता रखा मैं, इसके द्वारा हम आसानी से जालक के गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। भाई जब मुझे एक यूनिट के बारे में पता है तो मैं पूरे जालक की वहाँ पर व्याख्या कर सकता हूँ कि भाई ये इस प्रकार से बना हुआ है। जालक में ये इकाई बिना किसी स्पेस के क्या होते हैं, यहाँ पर बिना किसी स्पेस के अरेंज होती है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा नहीं कि 2 ईंटों के बीच में एक स्पेस हमें मिलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट कभी आपको नहीं मिलेगा। ये क्या होगा, ये आपको बिना किसी स्पेस के यहाँ पर इस प्रकार के अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट रहती है। ये हो गया अपने पास इकाई सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको हटा देता हूँ समझने के लिए, है ना। देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक जालक है ना, और इस जालक में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इस जालक में बहुत सारी यहाँ पर इकाई कोशिका दिख रही है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ से इस पिंक कलर वाली इकाई को बाहर निकाल दिया, और बता रहे हैं कि इस पिंक कलर की जैसी इकाई यहाँ पर काफ़ी सारी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, बहुत सारी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पिंक टाइप की जो इकाई है वो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी दिखाई दे रही है। ये सभी इकाई मिलकर जालक का निर्माण करती है, और ये एक इकाई जो हमने बाहर निकाली है इसे हम यहाँ पर यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इकाई कोशिका सेल के प्रकार के बच्चों में यहाँ पर बात करते हैं ना, कि यहाँ पर इकाई कोशिका, यदि मैं एक एक कोशिका की बात करूं तो हमारे जालक में कितने प्रकार की कोशिका यहाँ पर पाई जा सकती है बच्चों। यहाँ पर 2 प्रकार की पाई जाती है ना, एक तो प्रिमिटिव सिंपल जिसको बोलते हैं, एक पढ़ेंगे वहाँ पर हम काय केंद्रीय यूनिट कोशिका, ये इकाई कोशिका। ठीक है, सेल को बोलेंगे हम कोशिका, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, ये अपने पास जो इकाई कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 है ना, नंबर 1 पे हमने देखा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही कौन सी, साधारण सी दिखाई दे रही है। अभी ये साधारण सी ये 8 प्रकार की जो इकाई सेल है वो किस प्रकार से दिखती है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में, कितना सुंदर डायग्राम है। यहाँ पर एक बच्चों में एक कोशिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कोशिका की खासियत क्या है कि यहाँ पर मुझे इस कोशिका के हर एक कोने पर एक एक मुझे यहाँ पर परमाणु यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हर कोने पर आपको एक यहाँ पर परमाणु दिखाई देता है। तो हमने देखा इस प्रकार के सेल में घन के प्रत्येक कोने पर, घन मतलब एक क्यूब बना हुआ है, के प्रत्येक कोने पर एक एक कण हमें दिखाई देता है। जालक बिंदु कितने हो जाते हैं टोटल, यहाँ पर जालक बिंदु जाते हैं यहाँ पर 8 हो जाते हैं। ठीक है, चित्र सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। ऐसा नहीं कि बीच में आपको कोई लाइन होती है, ऐसी कोई लाइन यहाँ पर नहीं होती है। बस ध्यान रखेंगे ये जो परमाणु है ये आगे का परमाणु, ये भी आगे का परमाणु, इसके पीछे का परमाणु कौन सा होगा, इसके पीछे का परमाणु आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना। इसके पीछे का परमाणु कौन सा होगा, इसके पीछे का परमाणु आपको यहाँ दिखाई देगा। ये वाले परमाणु का होंगे इसके जस्ट नीचे होंगे, ये वाले परमाणु का होंगे इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नई लाइन बस हमने उसको बता रखा कि आपस में कनेक्ट तो नहीं किए, पर ये आपस में परस्पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना। परमाणु यहाँ पर सटे रहते हैं, टच में रहते हैं। तो ये होता है बच्चों कौन सी, ये होती है अपने पास में इकाई कोशिका।
का हमने देखा पहला प्रारूप, जिसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव टाइप की इकाई कोष्टिका होती है। इसमें जो बिंदु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, जो भी होते हैं नियमन, जो भी आप काम में ले रहे हैं यहाँ पर इकाई कोष्टिका पॉइंट के रूप में, वो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, राइट। आगे चलें। दूसरे प्रकार की हमने बताई आपको केंद्रीय इकाई कोष्टिका, ठीक है, सेंट्रल यूनिट सेल। अब सेंट्रल यूनिट सेल में का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमें क्या होगा, घन के कोनों के साथ साथ हमें केंद्र में भी परमाणु यहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, घन के कोने पे तो अभी हमने देख लिया था, घन के केंद्र कोने पे तो होगा सही, केंद्र में भी आपको यहाँ पर परमाणु दिखाई देगा। जब मैं यहाँ पर पहले प्रकार की बात करें तो यहाँ पे मिलती है मुझे काय केंद्रीय इकाई कोष्टिका, है ना। यदि इसको मैं इंग्लिश में लिख दूँ तो क्या होगा बच्चों, आप काय केंद्रीय को इसको बोलते हैं बॉडी, है ना, सेंट्रेड, ठीक है, यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। अब देखिए काय केंद्र का नाम से पता चल रहा है, जो भी काय होगी उसके केंद्र में भी आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पर एक आपको यहाँ पर लेटेस्ट कण यहाँ पर दिखाई देगा। कैसे दिखता है, दिखाइए भाई इनको। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर घन के कोनों पे चारों क्या दिख रहे हैं, चारों हमें यहाँ पर परमाणु, 8 परमाणु दिख रहे हैं, और साथ में हमें बीच में एक यहाँ पर परमाणु भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखा हमने कि यहाँ पर क्या है, सब 8 कोनों पर तो है सही, लेकिन यहाँ पर घन के केंद्र में भी एक हमें पूर्ण परमाणु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बच्चों बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, है ना, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों। इसमें सेकंड नंबर पर कौन सी होती है, इसमें होती है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, ठीक है। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर यदि हम एक क्यूब की बात करें, एक घन की बात करें, तो घन में क्या होगा, घन के कोनों पे तो आपको बनाना ही है परमाणु को, यहाँ पर घन के कोनों पर परमाणु बनाना है। और ध्यान से देखेंगे तो घन के कोनों के साथ साथ इसके जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, उनके केंद्र पर भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एक परमाणु दिखाई देगा। तो ये देखिए, पहले तो हमने क्यूब के कोनों पर 8 परमाणु को बना दिया है, और यहाँ पर जितने भी फलक होंगे, फलक 1 2 3 4, ये सामने वाला 5, ये पीछे वाला 6, तो 6 फलक के केंद्र पे भी हमें यहाँ पर परमाणु दिखाई देते हैं। इससे बोलते हैं बच्चों क्या, हम फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका यहाँ पर कहते हैं। बात क्लियर। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने डायग्राम में बता रखा आपको यहाँ पर। तो देखिए चित्र में कितना साफ स्वच्छ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें 8 परमाणु प्रत्येक कोने पे, और प्रत्येक फेस के फलक के केंद्र में हमें यहाँ पर 6 परमाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 6 फेस के फलक के केंद्र पे है और 8 कोनों पर है, तो 8 और 6 कितने जाते हैं यहाँ पर, 14 में यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट या परमाणु आयन जो भी होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो ये थे अपने पास में बच्चों यहाँ पर इकाई कोशिका के प्रकार। एक प्रकार और देखना चाहिए हम बच्चों, यहाँ पर एक प्रकार हो रहे एंड सेंट्रेड, अंत केंद्रीय इकाई कोशिका। अंत केंद्रीय का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आपको जो लाल कलर के में पॉइंट बना रखे, ये लाल कलर के पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये लाल कलर के पॉइंट यहाँ पर है। ये तो हो गया प्रत्येक घन के कोनों पर 8 परमाणु, और यहाँ पर किसी भी 2 फलक जो आमने सामने होते हैं, जो होते हैं अपोजिट, उनके केंद्र में भी आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, एक एक परमाणु यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक परमाणु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इकाई कोशिका को कितने भाग हो चुके हैं, एक तो सिंपल प्रकार की हो चुकी है ना, फिर उसमें हो चुकी केंद्रीय में कौन सी हो चुकी है, बॉडी सेंट्रेड, फिर फेस सेंट्रेड, और फिर यहाँ पर एंड सेंट्रेड। तो 3 1 4 प्रकार के हमने यहाँ पर इकाई कोशिका का अध्ययन किया है, याद रखेंगे ना। कभी कभी जो भी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है भाई फेस सेंट्रेड पर कितने परमाणु आपको दिखाई देते हैं, कोनों पे कितने होते हैं, फेस पे कितने होते हैं, कुल परमाणु संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। तो जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने चित्र बता रखा है इसका पर, तो चित्र देख लीजिए आप इसका, आप यहाँ पर कि 8 कोने पर है और ऊपर नीचे फलक के केंद्र पर आपको यहाँ पर परमाणु दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कुल परमाणु कितने होंगे, 8 तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पर 2 और दिखाई दिए, तो कितने होंगे यहाँ पर, कुल 10 परमाणु हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, है ना। अब वो इस इकाई कोशिका को कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, पर दिखाई कितने दे रहे हैं यहाँ पर, हमें अभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 10 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब ये समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास में कोई भी परमाणु है, जिसे हमने यहाँ पर कोई भी परमाणु लिया, ये परमाणु या ये आयन जो भी है, इसको हम लेटेस्ट पॉइंट बोलते हैं, ये लेटेस्ट पॉइंट अपने चारों तरफ से कितने परमाणु से यहाँ पर घिरा हुआ है। माना कि हमने बनाया 1 2 3 4 से घेर रखा हमने इसको, तो कितने परमाणु उसको टच कर रहे हैं यहाँ पर हमें देखना होता है। यदि इसको 4 परमाणु टच कर रहे हैं तो उसका जो समन्वय संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर
वो हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। हाँ, हो सकता है परमाणु आपके पास और भी हो कि जो टच नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर हम समरूप संख्या में कभी भी काउंट नहीं करेंगे। कौन कौन टच कर रहा है? 1 2 3 4, ये चारों टच कर रहे हैं, बाकी टच नहीं कर रहे हैं। तो समरूप संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 4 हो जाती है। तो हमने बताया कि किसी भी कण को उसके कितने पड़ोसी कण टच करते हैं उसकी समरूप संख्या कहलाती है। किसी भी कोशिका या सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें उपस्थित किसी एक को भी टच करने वाले कणों की संख्या होती है। मतलब यो यदि वो किसी एक को भी टच कर रहा है तो उसकी समरूप संख्या हम बता सकते हैं। डिस्टेंस वगैरह अभी हम आगे पढ़ेंगे, कणों की संख्या वगैरह पढ़ेंगे हम। अभी यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये कणों की संख्या के बारे में बता रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर चित्र के अंदर कि दूरी यहाँ पर आपने दे रखी है a और a/2। हमने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ये अपने पास में क्यूब है ना। क्यूब में यदि मैं यहाँ पर 2 परमाणु अपने पास में है, 1 परमाणु, ये 2 परमाणु, यदि इसकी दूरी को मैं नापता हूँ तो ये दूरी कितनी आती है? ये दूरी आती है अपने पास में a हमें मिलती है। कितनी मिलती है यहाँ पर? ये मिल जाती है, मुझे a मिल जाती है। अब यदि मैं इस दूरी का आधा कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास में? a/2 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है बच्चों यहाँ पर? ये मुझे a/2 प्राप्त हो जाती है। या a/2 ऐसी कितनी दूरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बच्चों? ऐसी हमें यहाँ पर दिखाई देगी 6 दूरियां दिखाई देगी। आप कहोगे सर 6 कहाँ पर दिख रही है हमें यहाँ पर? तो 6 देखिए यहाँ पर। एक तो बच्चों ये हो गई, 1 2 3 हो गई 3। एक इधर आएंगे हम इसकी तरफ, पीछे की तरफ, तो एक यहाँ पर होगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसको ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पर एक पीछे की तरफ आते हैं हम, तो एक यहाँ पर होगी। एक हम इसके पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तो एक यहाँ पर होगी दूरी। एक हम इसके इधर जाते हैं तो एक यहाँ पर होगी। तो एक इकाई, एक परमाणु, एक यूनिट सेल क्या होगा बच्चों यहाँ पर? ऐसी a या a/2 कितनी दूरी रखेगा? अपने अक्ष पर 6 दूरी रखता है। ठीक है, दूसरे में बात है। दूसरे में आप देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दूरी की बात करें कौन से यहाँ पर? अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ √2a की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, √2a की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे। अब √2a वाली दूरी कितनी होगी यहाँ पर? √2a वाली दूरी कौन सी होती है? √2a वाली दूरी होती है बच्चों यहाँ पर, जैसे कि मैं इस परमाणु को इस परमाणु से मिला देता हूँ या इस परमाणु को इस परमाणु से मिलाता हूँ। ये वाली दूरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो दूरी होगी अपने पास में वो कौन सी हो जाती है यहाँ पर? वो हो जाती है अपने पास में √2a, इसको माना जाता है। अब ये √2a कौन सी होती है बच्चों? एक फलक पर 2 परमाणु के आमने सामने परमाणु के मध्य की दूरी को यहाँ पर हम इसको व्यक्त करते हैं। यदि मैं इसको आधा लिखूँ तो इसको मैं आधा कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने आधा कर दिया यहाँ पर। यदि आधा होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में √2a/2 हो जाएगा। इस प्रकार की जो दूरी है वो आपको यहाँ पर कितनी दिखाई देगी? वो आपको यहाँ पर 12 दिखाई देती है। कितनी दिखती है बच्चों? यहाँ पर 12 दिखाई देती है। तो देखिए 12 कैसे हो गया यहाँ पर? आपको 12 कैसे यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 12 कितनी है। 4 × 3 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर किस टाइप से होगी यहाँ पर? XY तल। यदि मैं XY तल की बात करूँ, मान के चलिए ये हो गया अपने पास में X तल, ये हो गया Y तल, है ना। ठीक है, ये हो गया X तल, ये हो गया अपने पास में Y तल। ये एक काम कर सकते हैं, ये X है, ये Y मान लेते हैं, इसको हटाइए यहाँ से, है ना। और ये मान लेते हैं अपन Z मान लेते हैं। ये अपने पास में X Y Z हमें यहाँ पर 3 तल दिखाई दे रहे हैं। यदि इन 3 तलों के बीच में यदि मैं चेक करता हूँ तो XY तल पर मिलेगी मुझे कितनी? 4। YZ तल पर कितनी मिलेगी? 4। और ZX तल पर कितनी मिलेगी मुझे? 4 मिलेगी। तो 4 से कितना हो गया यहाँ पर? 12 में मिल जाएगा। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से। ये अपने पास में क्या है बच्चों? ये मान के चलते हैं ये XY तल है, 2 तल हो गया यहाँ पर, इसको लिया हमने, 2 तल है यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? √2a मानी जा रही है। तो ये तो अभी XY तल की है। ऐसे कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4। ओके, ये कौन सा था अपने पास में? ये था X, ये था अपने पास Y। 2 ही तल बनाई भी है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो XY पर 2 है तो YZ पर भी 4 होंगे। XY पर 4 है YZ पे भी 4 होंगे, ZX पे भी 4 होंगे। तो 4 दिया 12। तो हमें यहाँ पर वैसे 12 डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देती है। तीसरे में बात है एलोंग द क्या शेप की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये अपने पास एक क्यूब है, ये मैं इस क्यूब को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, डायगोनल मिलाते हैं। डायगोनल का मीनिंग क्या हुआ कि मान के चलिए इसका ये एक पॉइंट और यदि क्यूब बन रहा है तो इसके नीचे वाला का दूसरा पॉइंट, जस्ट सामने वाला, ये ऊपर से ये नीचे। ठीक है, फेस नहीं है, फलक पे नहीं मिला रहे हम, ऊपर से नीचे तक की हम यहाँ पर दूरी ले रहे हैं। ये कौन सी होती है अपने पास में? √3a यहाँ पर काउंट की जाती है, राइट। अब देखिए ये कितनी होती है वहाँ पर? ये हमें बताई जा रही है टोटल यहाँ पर होती है कितनी? 8 हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है हमें यहाँ पर? 8 हमें यहाँ पर दिखाई देती है।
अब 8 कैसे दिखाई देगी, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर ये दूरी बता रहा हूँ कि परमाणु यहाँ पर सेंटर में, ये परमाणु यहाँ पर है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने कहाँ से लिया इसको, हमने यहाँ से लिया यहाँ तक की दूरी को। ये अपने पास क्यूब है और क्यूब में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को शो कर रखा है। अब देखिए ये तो अपने पास था XY था, है ना। अब ये जो अपने पास में ये तल है, इस तल के मैंने ऊपर यूँ रखा है। कैसे रखा मैंने इसको, ऊपर रखा है। एक ऊपर है, एक पीछे की तरफ है। तो ऊपर वाला ये हो गया, पीछे वाला कौन सा हो गया, ये वाला अपने पास हो गया, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से तक की दूरी लूँगा तभी √3 है, यहाँ से तक की लूँगा तभी √3 है। कितने हो गए अपने पास में, यहाँ पर इस पॉइंट से बनेगी 2, फिर यहाँ पॉइंट होगा उससे बनेगी 2, फिर यहाँ बनेगी 2, फिर यहाँ बनेगी 2, कितने होंगे टोटल 8। तो इस प्रकार की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर हमें 8 दिखाई देती है एक क्यूब के अंदर। तो यहाँ पर हमने नोट किया, इस टाइप से हमें 8 यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। आगे चलें, तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इकाई सेल में परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। कोई भी एक इकाई सेल है, जो भी हमने 5 प्रकार की इकाई सेल पढ़ी है, यदि उसमें मैं एक क्या करूँगा, वहाँ पर एक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या जो उस कोशिका का निर्माण करती है, उस कोशिका में भागीदारी देती है, वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इकाई सेल में परमाणु संख्या जिसको हम बोलते हैं जेड के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर समीशन करना होगा। क्या समीशन क्या करते हो, यहाँ पर उपस्थित परमाणु की संख्या कि वहाँ पर कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इकाई कोशिका में कुल कितने परमाणु आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, उस परमाणु का इकाई सेल में योगदान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि भाई वहाँ पर कुल आपको कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, वो आपको नोट करना है। वहाँ पर इंटू क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पर इंटू कर देंगे कि उस परमाणु का जो आपने काउंट किया है उसका योगदान कितना प्रतिशत है, कितना भाग वो उस इकाई कोशिका को देता है, क्या वो उसी को एक इकाई कोशिका में शामिल है या किसी और इकाई कोशिका के साथ भी वो टच में होगा, इस बात का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, बाकी हम इसको आगे पढ़ेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर दे रखा है किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल सेंटर्ड सेल की हम बात करें, यहाँ पर सिंपल सेंटर्ड सेल की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल सेंटर्ड सेल कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है, बताइए होगी सामान्य कोशिका जो हमने पहली प्रकार की पढ़ी थी। इसके कोनों पे कितने होते हैं, यहाँ पर ये कोने हमने बना दिया यहाँ पर इस प्रकार से, ओके। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको कुल कितने परमाणु दिख रहे हैं, 8। तो उपस्थित परमाणु संख्या कितनी हो गई, 8, है ना। ये जो एक परमाणु है ये कितनी कोशिका से, कितनी इकाई कोशिका से टच में रहेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो परमाणु अपने पास में ये अपने आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं 8 कोशिका से टच में रहता है। मतलब 8 कोशिका को ये अपना भाग प्रदान करता है, यानी एक कोशिका को कितना मिलेगा, एक कोशिका को मिलेगा 1/8 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने परमाणु है, से यहाँ पर एक का मिलेगा 1/8, कितने परमाणु टोटल यहाँ पर है 8 है, एक कोशिका को कितना मिला, 1/8 मिला, तो उसकी कितने नंबर आएंगे, ये आ जाएगा अपने पास जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1 हमें मिल जाएगा। तो इकाई सेल में परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, कितनी हो जाती है, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाती है, ओके। आगे चलें, नेक्स्ट, कभी कभी बच्चा हो सकता है कि वह आपसे यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें कि मास ऑफ यूनिट सेल निकालिए, उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि इकाई सेल में कुल कितने परमाणु हैं, मतलब आपको यहाँ पर जेड लिखना है। जेड लिखने के बाद इंटू उसको द्रव्यमान से इंटू कर देना है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, वहाँ पर एक इकाई कोशिका का मुझे वहाँ पर मास मिल जाएगा। अब देखिए मैं एम निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एम मतलब द्रव्यमान निकालना मुझे। यहाँ पर एक इकाई कोशिका में कितने परमाणु हुए टोटल, वो जेड लिख दिया आपने इंटू, ये क्या हुआ अपने पास बच्चों यहाँ पर, ये A/N कितने परमाणु थे उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, जितने भी मोल थे, जितने परमाणु थे उसको मैंने Na से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मुझे वहाँ पर एक परमाणु मतलब उस इकाई कोशिका का क्या मिल जाएगा मुझे, वहाँ पर मुझे मिल जाएगा मास मिल जाएगा, ठीक है। इकाई कोशिका का आयतन निकालना हो तो V बराबर क्या होता है हमेशा, इकाई कोशिका का आयतन, है ना, सिर्फ किसके लिए, घन के लिए, ध्यान रखेंगे घन के लिए मैं यहाँ पर याद कर रहा हूँ। तो घन का आयतन कितना होता है, 1 की पावर क्यूब 1 की पावर 3। इकाई कोशिका का घनत्व निकालना है आपको, घनत्व कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। डी बराबर क्या होता है कि इकाई कोशिका में कितने परमाणु हैं वो लिखेंगे, वहाँ पर उसका द्रव्यमान बताएंगे, इंटू वहाँ पर V से इसको इंटू कर देंगे, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, इकाई कोशिका का वहाँ पर आपको घनत्व मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले छोटे मोटे आपको यहाँ पर ध्यान रखते होते हैं। कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि भाई इकाई कोशिका का घनत्व निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होगा,
तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनको स्टार लगाकर याद रखना होगा हमें। हमें यहाँ पर चित्र दे रखा है ना, ये कौन सा चित्र बताइए बच्चों। यहाँ पे दिख रहे हैं हमें यहाँ पर 8 कोनों पे एक परमाणु दिखाई दिए और बीच में भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया, फेस पे दिख रहा है। तो कौन सी कोशिका बताइए ये बच्चों। ये अपने पास जो कोशिका है ये फलक केंद्रित कोशिका में यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट, घनी संरचना में दिखाई दे रही है। ये कौन सी है, ये तो भाई सिंपल है, 8 कोनों पर है और कहीं भी नहीं है, तो कौन सी होगी, सिंपल है, प्रिमिटिव टाइप की होगी, राइट। आगे चलते हैं। और ये जो डायग्राम हमने बना रखा है बताइए किसका है, ये पूरे जालक का है, लेडिस का है। उस पर जो पिंक कलर का आपको एरिया दिख रहा है, पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, किस चीज़ का बच्चों, ये इकाई कोशिका का है, ठीक है। तो रिवाइज हो गया अपना, आगे चलते हैं। वेरी गुड, ओके। अब देखिए अगला हेडिंग आता है अपने पास में, इकाई कोशिका के बारे में विश्लेषण यहाँ पर हम देखते हैं। हमने इकाई कोशिका कितनी पढ़ी है, हमने पढ़ी बच्चों यहाँ पर टोटल 5 प्रकार की इकाई कोशिका पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है, सिंपल के बाद में कौन सी पढ़ी हमने, वहाँ पढ़ी हमने फेस सेंटेड, सॉरी पहले पढ़ी है बॉडी, है ना, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल, फिर पढ़ी हमने फेस सेंटेड यूनिट सेल, फिर पढ़ी हमने वहाँ पर कौन सी, फिर हमने पढ़ी वहाँ पर एंड सेंटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से 5 प्रकार की इकाई कोशिका पढ़ी है। तो 5 प्रकार की इकाई कोशिका, 5 बोल दी ना मैंने, ये कोई कम रह गई है। एक होती है सिंपल, उसके बाद में होती है कौन सी, बॉडी, फिर फेस सेंटेड और फिर यहाँ पर एंड सेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ी, एक काम नहीं आएगी, कौन सी काम नहीं आएगी देखते हैं भी हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं साधारण इकाई कोशिका, सिंपल वाले की बात कर रहे हैं। सिंपल वाले का डायग्राम आपने अभी कुछ देर पहले देखा था, है ना, कि सिंपल वाले में आप जब इसका चित्र बनाते हैं तो आपको घन के कोनों पर आपको कितने दिखते हैं परमाणु, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं 8 परमाणु, है ना। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों प्रभावी परमाणु संख्या पर निकालते हैं। कैसे निकाली जाएगी, अभी हमने बोला था आपको कि यहाँ पर एक जो परमाणु है वो 8 कोशिका से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कनेक्ट रहेगा। कितने से, 8 कोशिकाओं से वो कनेक्ट यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यदि वो 8 कोशिकाओं से कनेक्ट रहेगा एक परमाणु, और कुल कितने परमाणु यहाँ पर, 8 परमाणु है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 8, ठीक है, 8 लिखा। एक परमाणु का कितना भाग दिया एक कोशिका में, 1/8। तो इस पूरी कोशिका में जितने भी कोनों के परमाणु दिख रहे हैं इन सबको मिलाकर मुझे कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पर मात्र एक ही परमाणु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। दिखते 8 है पर वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही परमाणु इफेक्टिवली प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस इकाई कोशिका में प्रभावी परमाणु संख्या कितनी आती है, 1। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि भाई यहाँ पर यदि कोई एक लेटेस बना हुआ है, जालक बना हुआ है, तो जालक में यदि मैं एक परमाणु की बात करूं कि मान के चलिए ये परमाणु है और जालक में बहुत सारी इकाई कोशिका है, तो एक परमाणु कितनी कोशिकाओं से घिरा होगा ये हमें यहाँ पे देखना है ना। मान के चलते हैं ये इसी परमाणु की मैं बात कर लूँ कि ये परमाणु है अपने पास, कितने परमाणु से टच में होगा। तो देखिए यहाँ पर एक परमाणु इससे टच है ना, किससे टच हो रहा है भाई, यहाँ पर ये एक इससे टच हो रहा है, एक इससे टच होगा जस्ट पास में, ये एक इससे टच होगा, 3 से टच हो गया यहाँ पर, और 3 इसकी जस्ट पीछे आएंगे, इसका नीचे अक्ष में एक और, इसके अक्ष में एक और इसके अक्ष में एक और, तो 3 3 6। तो एक परमाणु यहाँ पर आसपास से 6 परमाणु से घिरा रहता है, 6 परमाणु से टच में रहता है, उसके पड़ोसी 6 परमाणु होते हैं, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु का इस प्रकार की कोशिका में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 6 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हो गया, नेक्स्ट पर बात है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस, ठीक है। एज मतलब यहाँ पर किनारे की बात करेंगे, यहाँ पर एज एंड रेडियस ऑफ एटम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे किनारे व परमाणु त्रिज्या का मुझे यहाँ पर अध्ययन करना है कि इसमें क्या संबंध होता है, नीचे मैंने लिखे दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी परमाणु को उठाते हैं, हम उठा रहे हैं, ये परमाणु टच है किसके साथ में, इसके साथ में टच हो रहा है, राइट। टच कैसे हो रहा है, में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है टच यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 2 परमाणु को उठा लिया। यहाँ से तक की दूरी जो एज हुई किनारा है उसकी दूरी को लिखते हैं बच्चों हम किससे, ए से। अब यहाँ पर ए बराबर कितना होगा, इस परमाणु के केंद्र से इस परमाणु के केंद्र की दूरी हमने क्या बोली है, ए बोली है ना, सॉरी यहाँ से तक की दूरी क्या है, आर, यहाँ से की दूरी क्या है, आर। यानी दोनों परमाणु की त्रिज्याओं को हमने यहाँ पर नोट किया। तो पूरी ए किसके बराबर हो जाती है, यहाँ पर पूरी ए हो जाती है यहाँ पर 2r के बराबर हमें प्राप्त हो जाती है, राइट।
तो यहाँ पर किनारे की लंबाई और यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध मिलेगा मुझे, a बराबर 2r का संबंध मुझे मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें। ये होगी सिंपल प्रथम कोष्टिका के बारे में। नेक्स्ट में बात है पैकिंग फ्रैक्शन, संकुल दक्षता। अब संकुल दक्षता का मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक जालक बनाया, ठीक है, जालक बना रखा है, उस पर एक इकाई कोष्टिका है, उसमें परमाणु को आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है, जैसा भी हमने देखा था कि यहाँ पर टच हो रहे हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो सामने के परमाणु हैं ये परस्पर टच होंगे ऐसे, है ना, ये ऐसे टच होंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ खाली जगह छूटी हुई है। तो एक इकाई कोष्टिका में कितनी जगह खाली छूटेगी ये वहाँ पर मैं देखता हूँ, और कितनी जगह भरी रहेगी ये वहाँ पर मुझे देखना है, ठीक है। अब देखिए संकुल दक्षता क्या हुई यहाँ पर, पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक इकाई कोष्टिका में कितनी दक्षता होती है, वो कितनी भरी होती है और कितनी % वहाँ पर वो खाली होती है। इसे क्या बोलते हैं वहाँ पर, हम उसको बोलते हैं वहाँ पर संकुल दक्षता कहते हैं। संकुल दक्षता का निकालने का सूत्र भी बच्चों पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ पर नोट करके लाया हूँ मैं कि संकुल दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इकाई कोष्टिका में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कि पूरा कितना आयतन है, उसमें कितना आपने आयतन को वहाँ पर घेर रखा है ना, और इकाई कोष्टिका कुल आयतन कि जो कोष्टिका आपने ली है उसका आयतन कितना है और उसका आयतन कितना घेरेगा परमाणु में, वो हो जाएगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। जो पार्ट बचेगा वो छूटा हुआ पार्ट उसका कहलाता है, राइट। आगे चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी की हम बात करें तो यदि मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो हम कैसे निकालेंगे, आपके पास क्यूब है, मतलब जो भी आपका परमाणु है वो गोलाकार माना आपने, है ना, और गोल वस्तु का यदि हम यहाँ पर आयतन निकालें तो निकालते हैं हम 4/4/3 πr क्यूब से निकालते हैं ना। अब देखिए किसी भी इकाई कोष्टिका में उस कोष्टिका में कुल कितने परमाणु इफेक्टिवली वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, प्रभावी रूप से आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो भी हमने जो पढ़ा सिंपल वाला में कितने देखे थे भाई, हमने यहाँ पे एक ही देखा था, राइट, है ना, इफेक्टिवली यहाँ पर एक ही था। तो हमने यहाँ पर लिखा था Z इंटू गोलों का आयतन, गोला मतलब जो परमाणु है आयन उनका आयतन, अपॉन जो हमारे पास क्यूब है उसका आयतन लिख दिया हमने A3। अब देखिए यहाँ पर Z कितना है आपके पास में, Z की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर हम 4/3 πr क्यूब रख देंगे, A क्यूब। अब A क्यूब A किसके बराबर जाता है, देखिए A बराबर किसके जाता है, हमने यहाँ पर लिखा A जाता है 2r के, राइट। तो यहाँ पर यदि A गया 2r के तो 2r के क्यूब कर दिया मैंने, सोल्व करूँगा तो कितना आएगा 0.524 आएगा, और मैं परसेंट निकाल लूँगा तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 52% आएगी, और उसमें जो खाली जगह होगी जो छिद्र होंगे वो 28% मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस प्रकार की इकाई कोष्टिका में 58% भाग परमाणु से घिरा होता है और वहाँ पर 28% भाग क्या होता है बच्चों, वहाँ पर फ्री रहता है, खाली पड़ा रहता है, राइट। तो इस पर हम ध्यान देंगे ना। तो कभी कभी आपसे वहाँ पर हो सकता है कि इस इकाई कोष्टिका की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, उसमें कितना रिक्त स्थान छूटा होता है, ये आपको यहाँ पर परसेंटेज में भी याद रखना होगा, है ना। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसका हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राइट। आगे चलें। तो हमने यहाँ पर इसके लिए 4 पॉइंट का अध्ययन कर लिया है। 4 के बाद आगे चलते हैं। दूसरे में कौन सा आती है, बॉडी केंद्रीय, आदि इंग्लिश हिंदी चलती है ना, काय केंद्रीय घनी कोष्टिका, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल कैसे होती है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि चारों कोने पर परमाणु मिलेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, वो 8 परमाणु तो यहाँ हो गए, और बॉडी के जस्ट बीच में भी यहाँ पर में पूरा का पूरा कंप्लीट परमाणु यहाँ पर हमें दिखाई देता है, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जेड निकाल लेते हैं, जेड निकालते हैं। जेड निकालिए, यहाँ पर जो परमाणु ये है जो हमने देखा क्यूब के कोने पर होता है, जो कोनों का जो योगदान होता है, कोने के परमाणु का जो योगदान होता है वो होता है 1/8। कितने परमाणु है से 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो हमने नोट किया ये कॉर्नर के परमाणु के, कॉर्नर जो कॉर्नर पे है उनका योगदान कितना होगा 8 परमाणु ऐसे, एक का योगदान हुआ कितना 1/8, राइट। नेक्स्ट यहाँ देखिए बीच में कितना दिख रहा है आपको, बीच में पूरा का पूरा एक परमाणु दिखाई दे रहा है। तो इस कोष्टिका में बीच में एक परमाणु यहाँ पर है, पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये हो गया सेंटर में, केंद्र में, है ना, ये हो गया कहाँ पर केंद्र में था। तो हमने देखा केंद्र में 1 है और कोष्टिका में कॉर्नर के द्वारा दिया गया योगदान कितना होता है 8 × 1/8 यानी 1 परमाणु। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास में यहाँ पर Z बराबर 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की इकाई कोष्टिका में Z आता है कुल कितना 2।
दिखते कितने हैं, दिख तो 9 रहे हैं, है ना, 9 परमाणु दिखते हैं, पर दिखने का मीनिंग ये नहीं कि भाई एक कोष्टिका में 9 परमाणु है, 9 परमाणु नहीं है। यदि हम प्रभावी रूप से चेक करेंगे, प्रभावी रूप में चेक करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई देंगे कितने, यहाँ पे दिखाई देंगे मुझे मात्र 2 परमाणु दिखाई देंगे, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बात करें समन्वय संख्या। समन्वय संख्या की बात करते हैं कि यहाँ पर एक समीपस्थ परमाणु मतलब उसके पड़ोसी परमाणु कितने होंगे, तो हम लेते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर हम, ये जो परमाणु है जो केंद्र में है ये कितने परमाणु से यहाँ पर घिरा होगा, ठीक है। तो देखिए ये परमाणु जो सेंटर में है वो किससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, सब चारों टच में है, चारों इसके ऊपर होंगे ऐसे ना। हम यहाँ बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी ऐसे घिरे होंगे ये, है ना, इधर से भी घिरा होगा ये, इधर से घिरा होगा ये। तो ये जो परमाणु है ऊपर से 4 नीचे से 4 परमाणु से घिरा हुआ है। अतः ये आसपास से इसके जो पड़ोसी है वो 8 है, आसपास से 8 मेंबर से घिरा हुआ होगा। इससे इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी मिलती है मुझे, यहाँ पर 8 मुझे प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, समन्वय संख्या अपने पास हो ही गई है। अभी अब हम दूरी की बात कर रहे थे, डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर हम देखें कॉर्नर की जो किनारे की जो लंबाई है वो कितनी होती है यहाँ पर a, यहाँ से यहाँ तक की जो फेस की जो दूरी है जिसको हम बोलते हैं कितना, √2a हो गया अपने पास में, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होती है अपने पास, √3a होती है, √3a होती है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो दूरी सबसे कम होगी, जो दूरी सबसे कम होगी उसको मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा, ठीक है, आसपास के परमाणु को चेक करने के लिए या AR और रिलेशन में चेक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ ताकि परमाणु साथ में उसमें शामिल हो जाए। आप या तो ये वाला ले, आप या तो ये वाला ले, आप या तो ये वाला ले, कौन सा ले सकते हैं आप, है ना। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की ले रहा हूँ दूरी, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, तो 1 2 3 परमाणुओं को शामिल किया। ये 3 परमाणु आपको यहाँ पर से दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी टोटल, √3a हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एक परमाणु की r, ये पूरा परमाणु हो गया 2r, ये हो गया अपने पास r, राइट। तो कितने r हो गए टोटल, 4r हो गए, है ना। तो यहाँ पर मिलेगा 4r बराबर किसके, यहाँ पर √3a के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो ये हुआ r और a में रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया। संकुल दक्षता निकालनी है ना, फॉर्मूला अपने पास अभी भी वही है। यहाँ पर बस z कितना आएगा, z कितना आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, अभी हमने निकाला z कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और यहाँ पर जो a क्यूब है वहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा, a क्यूब को निकाल के हुए कितना आएगा 4r√3, इसका क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से इसको रिलेट करके यहाँ पर इसको हमने नोट किया। डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा आपसे, जो कहेगा कि भाई कैलकुलेशन करने बैठी है ना, वो पूछेगा डायरेक्ट कि इस प्रकार के एक कोष्टिका में जब वहाँ पर निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो मिलती है मुझे 68% और खाली भाग मिलता है मुझे कितना 32% मुझे वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आगे चलें, थर्ड नंबर बात है बच्चों कौन सी, फेस सेंटेड, मतलब फेस के बीच में भी हमें परमाणु यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिस आपको हमने बता रखा है कि यहाँ पर आपको फेस के बीच में परमाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करें, जेड निकालने इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने। तो यहाँ पर जो कोनों पे हमें परमाणु दिखाई दे रहे हैं इनका कितना भाग होगा, एक का होगा 1/8, कितने हैं 8 है। तो नोट किया हमने यहाँ पर, यहाँ से तक का भाग कौन सा हो गया, कॉर्नर का हो गया अपने पास में, राइट। कौन सा हो गया, कॉर्नर का भाग हो गया। आगे चलें, आगे चलें, है ना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें फलक के केंद्र में कितने परमाणु दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आगे वाला फलक पीछे वाला फलक, 6 फलक है। ये जो फलक के परमाणु होते हैं ये एक कोशिका को सिर्फ अपना आधा भाग देते हैं। आधा भाग कैसे, मान के चलिए ये डिब्बा दिख रहा है, अभी आप इसको डिब्बा माने घन्ना माने, है ना। इस डिब्बे के ऊपर मैं एक डिब्बा और रख देता हूँ, इस डिब्बे के ऊपर मैं एक डिब्बा और रख देता हूँ, तो ये जो परमाणु है बताओ कितने डिब्बे से टच में आएगा, कितने डिब्बों से टच में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाले डिब्बे पर है तो ऊपर से डिब्बे से टच होगा, इधर से नीचे से टच होगा, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, एक परमाणु आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो एक फलक पर जो परमाणु होता है वो एक कोशिका को सिर्फ अपना आधा भाग ही देता है, और ऐसे यहाँ पर 6 परमाणु है, तो 6 परमाणु यदि अपना आधा भाग देंगे तो मात्र मुझे यहाँ पर 3 परमाणु ही इफेक्टिवली मिलेंगे। तो 3 अपने पास आ गया, कौन सा, ये 3 अपने पास यहाँ पर है, ये 6 × 1/3, ये कौन सा था, फलक वाला, फेस वाला था, इसको एकदम में फेस वाला था, ये फेस वाले हैं, फलक वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास हो गया इसका 1, इसका हो गया 3, और जेड मुझे कितना मिल गया यहाँ पर टोटल, मुझे यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाता है, राइट। आगे चलते हैं, समन्वय संख्या, ठीक है। समन्वय संख्या का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, उसके पड़ोसी कहलाएंगे।
पर पड़ोसी होता क्या है, जो अपने आसपास है वही पड़ोसी होते हैं, जो काफ़ी दूर है वो पड़ोसी कभी भी नहीं होते। समूह संख्या कैसे निकालते हैं, पड़ोसियों की संख्या निकाल लो जो उसके टच में है। हाँ, जी मान लो आपका कोई घर है, इस प्रकार का घर बना हुआ है कि आपके दाएं भी घर है, बाएं भी घर है और पीछे भी घर है, ठीक है, पीछे भी घर बन रहा है। तो आप बताइए कि आपके घर को कितने घर टच कर रहे होंगे। मैंने बोला दाएं घर, बाएं घर और पीछे घर, तो 3 घर टच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सामने ही बनेगा, यदि आपके सामने घर बन जाएगा तो बीच में रोड होगा, और रोड होगा तो वो टच तो करेगा नहीं, वो थोड़ा दूर रहेगा, है ना। जो टच कर रहे हैं वही क्या होंगे, पड़ोसी यहाँ पर कहलाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे जो छोटी दूरी है वो कौन सी होगी, यहाँ पर वो ये वाली होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सबसे छोटी दूरी कहलाएगी, है ना। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कौन सी होती है, √2a होती है। और यह बीच एक परमाणु आया तो √2a को यदि मैंने यहाँ से यहाँ तक नोट किया तो ये /2 कर दिया तो कितना मिलेगा मुझे, a√2 मिल जाएगा। तो ये दूरी छोटी है ना। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि यदि मैं किसी भी एक परमाणु की बात करूँ, यहाँ पर किसी भी परमाणु की बात करता हूँ मैं, तो वो परमाणु इस प्रकार के परमाणु से कितने परमाणु से घिरा होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक चित्र बता रखा है कि यहाँ पर अपने पास में, हमारे पास में एक इकाई कोष्टिका थी, लेकिन यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल बना रखा है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास में जो परमाणु है ये वाला, ये परमाणु कौन सा है, ये परमाणु हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला परमाणु है, राइट। ये परमाणु आसपास से कितने फेस वाले परमाणु से घिरा होगा, जो 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 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसको बोलते हैं a√2 दूरी पर है। तो मैंने बताया आपको, ध्यान से देखेगा, ये परमाणु 1 2 3 4 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके आसपास ऐसे 12 परमाणु क्या है, अलग अलग एक कोष्टिका में हमें दिखाई देते हैं, और ये 12 परमाणु से टच में रहता है। 12 परमाणु से क्या होगा बच्चों, ये टच में रहता है। ये अपने कोष्टिका को इस प्रकार से काम में लिया है तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन में मिलता है इसका, वो कितना मिल जाता है मुझे, यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाता है, राइट। आगे चले, ए और आर में संबंध, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है, कहाँ तक जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है। तो यह देखिए कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, यहाँ से यदि मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है। अच्छा है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ये पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी रहेगा अपने पास में 2 है, तो ये हो गया अपने पास 2 है। तो बताइए कितने परमाणु आएंगे यहाँ पर, यहाँ परमाणु आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 ना। यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, बताओ कितने आर आएंगे इसमें, 1 R 2 R 3 R। यहाँ से कितना हुआ ये दूरी, √2a। तो √2a बराबर कितना हो गया, 4R हो गया। तो a बराबर कितना आ गया, 2 √2R हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया AR